अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप लोगों ने राज में जो मेरे साथ हादसा पेश आया उसको देखने के बाद जिस तरह दुआएं मेरे लिए की, खैरियत दरियाफ़्त की, और जिस तरह आप लोग मेरे लिए परेशान हुए, सबूत दिया आपने इस बात का कि मैं सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं कहता, आप वाकई सचमुच में मेरी फैमिली है। सो लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। और वो सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछा कि आखिर में क्या हुआ था, वो एक भयानक हादसा था जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। राज में वैसे मैंने इसको डिटेल से, आप देखेंगे राज तो आपको डिटेल से मैं वहाँ पे बताऊँगा, लेकिन मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि पहाड़ों की उन चोटियों पे अगर मैं दायरा कड़ा कंप्लीट कर लेता तो कोई चीज़ मुझे नुकसान ना पहुँचा सकती। सो मैंने कंप्लीट दायरा कड़ा नहीं किया था ताकि मैं कोई बहुत बड़ा साइन रिकॉर्ड कर सकूँ। जो मैं कामयाब भी हो गया, उड़ने वाला वो फरिश्ता था या देव था या उड़ने वाला जिन था, वो इसलिए रिकॉर्ड हुआ कि मैंने दायरा कड़ा नहीं किया था। अब एक जगह पे मुझे महसूस हो गया था कि मैं अब मज़ीद रुका तो ये मखलूक मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, मेरे बिल्कुल करीब है। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन थी, मैं किस तरीके भाग के ऊपर पहुंच जाऊं, क्योंकि जिन जगहों पे मैं उस वक्त चल रहा था तो वो दोनों तरफ खाई थी। अगर मुझे धक्का भी दिया जाता तो मैं किसी भी लेफ़्ट या राइट खाई में गिर सकता था। तो मैंने कोशिश की भागूं और ऊपर पहुंचूं, क्योंकि मेरी छठी इस मुझे कह रही थी कि कुछ नुकसान मुझे पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो अभी मैं ऊपर कंप्लीट पहुंचा भी नहीं था कि बाकायदा मेरे सर में और कमर में बहुत ज़्यादा पत्थर लगे और मुझे इस तरह पकड़कर ऊपर उठाया गया कि कैमरा पहले मेरे हाथ से गिरा, छूट गया, और उसके बाद जिस तरह बाकायदा पटखा जाता है, मारा जाता है ज़मीन पे, इस तरह मुझे मारा गया। जब मैं ज़मीन पे गिरा तो फिर मुझे कोई होश नहीं रहा, और तकरीबन 20-22 मिनट बाद जब मुझे होश आई है तो कैमरा चल रहा था। मैंने कैमरा बंद किया, लेकिन सबसे पहले अपना दायरा कड़ा किया। दायरा कड़ा करने के बाद कैमरा बंद किया, और उसके बाद क्योंकि फैमिली तक मैंने खुद ही पहुंचना था, जाना था, तो मैं चलता हुआ, एक अल्लाह ताला ने ताकत दी, हिम्मत दी, आप लोगों की दुआएं साथ थी, अल्लाह ताला की रहमत साथ थी, तो मैं फैमिली तक पहुंच गया। यकीन मानिए वो मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। जिस तरह मैं उस जगह पे इतनी देर बेहोश रहा तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। वहाँ पे बहुत सारे जानवर थे। बहरहाल मैं उसको नहीं याद करना चाहता, वो एक भयानक, मेरे लिए अभी भी भयानक है, मेरे दिमाग से वो उतरा नहीं है। लेकिन फिर भी इस हफ्ते एक ज़बरदस्त लोकेशन मुझे मिली है, वहाँ पर मैं इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन भी करने जा रहा हूँ। तो आज की जो स्टोरी है, नाम उनका मैं फ़र्ज़ी रख रहा हूँ, उनकी ख्वाहिश पे, जितने भी करैक्टर हैं उनके नाम मैं फ़र्ज़ी रख रहा हूँ। लेकिन ये कहानी आज की मैं नाम करूँगा, ये मेरी खालिक भाई और कादिर भाई ने, दोनों ने मुझे बार बार कहा था कि इस टॉपिक पे भी स्टोरी सुनाएं। तो खालिक भाई, ये कहानी आज आपके नाम, और कादिर भाई आप दोनों के नाम। अमेरिका में होते हैं खालिक भाई, कादिर भाई, क्योंकि आपकी फरमाइश पे ये मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। मैंने ढूंढी और ढूंढ के ये स्टोरी मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगी ताकि मैं आपको सुना सकूँ। पाकिस्तान की एक कहानी है, और बाकी सब कुछ उनकी फरमाइश पे, मैं ख्वाहिश पे तब्दील कर रहा हूँ, क्योंकि आप स्टोरी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ इसको तब्दील करना चाहिए था। उनका मैं फ़र्ज़ी नाम रख रहा हूँ कंवल। कंवल अभी इस दुनिया में नहीं आई थी, पैदा नहीं हुई थी। उनके जो वालिद थे, वहीं उनकी अपनी फैमिली में ही अपनी कज़न से शादी हुई, जो अरेंज मैरिज थी। बहुत सख्त तबीयत के वालिद थे उनके, बहुत गुस्से वाले थे, असूलों के बहुत सख्त थे, और बाज़ औक़ात तो बहुत ही इतना गुस्से में आगे बढ़ जाते कि उनसे डर ही लगता। शादी के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा और एक बेटी दी, औलाद की सूरत में। पहली बेटी थी, बाद में बेटा पैदा हुआ। कंवल छोटी थी तो उसको इस बात का एहसास था कि बाप बहुत सख्त है, माँ पे बहुत सख्ती करता है, यहाँ तक कि वो बचपन में ही कंवल पे भी बहुत सख्ती करता, जिससे वो कंवल अपनी बाप से बहुत दूर दूर रहती, डरती, लेकिन माँ को एक अच्छा दोस्त पाती और माँ के बहुत करीब रहती, और माँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी माँ बहुत अच्छी खातून थी।
दूसरों का बहुत ख्याल रखती, कम बोलती, काम से काम रखती, लेकिन अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिस तरह हर माँ प्यार करती है। ये एक छोटी सी फैमिली जिसमें एक मियाँ बीवी और बेटी और बेटा, ये जो 4 लोगों पर मुश्तमिल फैमिली थी, ये पाकिस्तान के एक पहाड़ी इलाके के अंदर रहते थे, जिस तरह कागान, नरान, कश्मीर, गिलगित, इस तरह जितने भी पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे ये फैमिली आबादी, छोटा सा इनका एक गांव था जहाँ पे ये लोग रहते थे। अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए, शरारतें करते हुए कमल बड़ी हुई। ये एक छोटा सा गांव था, मोहब्बतों वाला गांव था, लेकिन यहाँ की रिवायात कुछ बहुत ही सख्त थीं। पठान फैमिली थी ये, और पठान कुछ बातों में बहुत ही सख्त होते हैं, यहाँ तक कि जान लेने से भी गुरेज नहीं करते, मार भी देते हैं, रिवायात को नहीं तोड़ने देते। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। एक बात जो कमल के दिमाग में हमेशा डाली गई थी वो ये थी कि जो बाप का फैसला होता है वो अटल होता है, उसके आगे कोई भी एक लफ्ज़ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उसने अपनी माँ को भी देखा था, वो कभी भी अपने शौहर के आगे बोली नहीं थी, डरी सहमी रहती थी। कंवल के भी ये दिमाग में ये बात बिठा दी गई थी कि तुम्हारा बाप जहां पे तुम्हारी शादी तय करेगा, तुम्हें वहीं पे ही शादी करनी होगी। और वो अपनी इस बात को अपने दिमाग में बिठा चुकी थी कि इस कल्चर के अंदर, इस रिवायात के अंदर मैं अपनी पसंद की शादी का सोच भी नहीं सकती। लेकिन जब भी शादियां होती, सारी कज़न इकट्ठी होती, तो वहाँ पे लड़के भी आमना सामना हो जाता, लेकिन वो इतनी डरी हुई होती, इतनी खौफजदा होती कि उसके दिल में होती कि नहीं, मैंने किसी की तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे दिल में किसी के लिए प्यार जाग उठा और मैंने किसी को देख लिया तो मेरा बाप मुझे मार डालेगा, वो बहुत सख्त है। जो तकदीर में लिखा होता है वो होके रहता है। कंवल अपने कज़नों का भी सामना ना करती। जहाँ पे भी कोई लड़का जो उसके रिश्तेदारों, उसकी करीब तरीन रिश्ते से ताल्लुक़ रखता होता, उसका कज़न होता, वो उससे भी दूर भागती कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बाप को पता लगे तो मेरा बाप खफा हो जाए। वक्त गुज़रता रहा। कुछ अरसे बाद एक कज़न की शादी आ रही थी। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी और उसकी कज़न भी थी। उसकी भी वैसे ही शादी हो रही थी जिस तरह रिवायात के मुताबिक वालिदैन जहाँ पे तय कर देते थे, तो उसकी शादी हो रही थी। तो वो उससे पूछ बैठी, क्या तुम खुश हो अपनी शादी? तो उसने कहा नहीं। जहाँ वालिदैन ने कह दिया तो मुझे सर झुकाना पड़ा, क्योंकि मैं अगर वहाँ पे अपनी पसंद का कहूँगी तो तुम्हें पता है हमारी कैसी रिवायात हैं, तो इसलिए जहाँ माँ बाप ने कह दी तो उस पर ही मुझे खुश होना पड़ेगा, वरना अंदर से तो मैं खुश नहीं हूँ। मुझे फ़लाँ बहुत पसंद है। तो हैरान हुई, क्या तुम उसको प्यार करती हो? उसने कहा हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने आज तक उससे इजहार नहीं किया, लेकिन मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। तो हैरान हुई। कमल ये सोचने में मजबूर होगी, हमारी कैसी लाइफ है कि हम लड़कियां अपनी पसंद से शादी तक नहीं कर सकती। अगर हमें कोई अच्छा लग जाता है तो वो पसंद सिर्फ दिल में ही रहती है और किसी और के घर ब्याह करके दुल्हन बन के चली जाती हैं। जिससे प्यार हुआ होता है उसको शायद पता भी नहीं लगता सारी ज़िंदगी कि वो शादी से पहले उसे बहुत प्यार करती थी, और जब शादी हो जाती है फिर तो इजहार ही नहीं हो सकता प्यार का, क्योंकि शौहर जो होता है वो इसकी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी बीवी किसी और से पहले प्यार करती थी, तो इस ख्वाहिश को अंदर ही अंदर मार देती हैं। कमल ने अपनी उस कज़न, अपनी उस बेस्ट फ्रेंड की शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। रात का एक फंक्शन था, वो सारी लड़कियां बैठी गाना गा रही थीं कि उसको हाजत के लिए बाहर जाना पड़ा। कमल ने सोचा कि सारी इस तरह शादी में हैं, मैं जाती हूँ और फ़ौरन वापस आ जाती हूँ। वॉशरूम उन दिनों में गांव में नहीं होते थे। शादी का समा था, डर नहीं था,
वरना रात को 3-4 लड़कियां इकट्ठी होकर जाती थी। तो वो अकेली बाहर निकली, लेकिन किस्मत जो फैसला कर चुकी थी वो होके रहना था। वो जैसे बाहर निकली तो एक इंतहाई हसीनो जवील नौजवान, इंतहाई शहजादा, इंतहाई खूबसूरत सा लड़का अचानक, क्योंकि वो तेज़ी से बाहर निकली थी और वो भी अचानक से सामने आ गया, तो उससे टकरा गई। और जैसे ही टकराई तो उसने टकराने वाले के मुंह की तरफ देखता तो फिर वो देखती ही रह गई, क्योंकि वो बहुत ही हसीनो जमील था और उसने इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा था। उसके अंदर असल में खौफ था, जिसकी वजह से वो कभी ये भी नहीं सोच सकी थी कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ, क्योंकि कमल बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन वो इस खौफ की वजह से कि जहाँ वालदैन ने शादी करनी है वहीं पे ही होनी है, तो फिर मेरे हुस्न का भी क्या फ़ायदा। लेकिन जब उसने उस नौजवान को देखा तो उसके बाद ऐसा उसका दिल धड़का कि वो देखती ही रह गई। और उसको कुछ सेकंड के बाद एहसास हुआ कि वो खड़ी उसको देखी जा रही है। तो उसने देखा सामने वाला मुस्करा रहा है। शायद सामने वाले को अंदाज़ा हो गया था कि कमल उसको बहुत ज़्यादा टिकटिकी बांधे घूर रही है, तो वो मुस्कराया। तो जब कमल को एहसास हुआ कि मैं किसी गैर लड़के के साथ खड़ी इस तरह टिकटिकी बांधे देख रही हूँ, तो खौफ दिमाग पे सवार हुआ और भागती हुई, बजाय बाहर जाने के, खौफ की आलम में दिल कांप रहा था, एक अजीब सी फीलिंग थी, बजाय बाहर वॉशरूम जाने के अंदर तेजी से चली गई। अब वो अंदर उसी तरह सारी सहेलियों के साथ जो गाना बजाना, जो एक रस्म अदा हो रही थी, बैठ तो गई, उसके हाथ तो ताली बजा रहे थे, लेकिन उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। कोई चेहरा था जो बार बार उसके दिमाग में, उसकी आंखों में, उसके जहन में, उसके दिल में समाया हुआ था। वो आंखें बंद करती तो वो चेहरा उसके सामने आ जाता। फिर एकदम उसको एहसास होता वो शादी में बैठी है। वो अपने आप को वापस लाती, क्योंकि वो खो सी जाती थी, कहीं और चली जाती थी। वो बार बार वो शख्स जो भी था, वो जो नौजवान था, उसकी दिल दिमाग पे इस तरह बुरी तरह समा गया था कि आंखें बंद करती तो चेहरा उसका सामने आ जाता। और अनजाने में, ना चाहते हुए भी, उसकी आंखें उस दरवाजे की तरफ चली जाती जिससे वो बाहर निकल के गई थी। अब उसके अंदर खौफ भी था और उसका दिल कह रहा था मैं दोबारा वापस जाऊं। डरते हुए दिल के साथ वो वहां से उठी, इस उम्मीद के साथ कि उस शहजादे से मेरी दोबारा मुलाकात होगी। जब वो बाहर निकली तो बाहर कोई भी नहीं था। वो बहुत उम्मीद लगा के आई थी, धड़कते दिल के साथ आई थी, खौफ भी सवार था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर आई थी कि एक झलक ही दोबारा देख लूं। लेकिन अब शायद वो वहां मौजूद नहीं था। तो उसने सर नीचे झुकाया और चलती हुई दूर जाने लगी कि अब मैं अपनी वॉशरूम के लिए जो पहले निकली थी वो मैं हो आऊं। वो जैसे ही थोड़ी दूर गई तो उसको लगा कि पीछे कोई उसके आ रहा है। वो डर सी गई। उसके बिल्कुल जहन में नहीं था कि वही शहजादा ही है, वही घबरू जवान ही है, वही हसीनो जमील लड़का ही है जो उसके पीछे आ रहा है। कि उसके जहन में आया कि पता नहीं कौन है। वो एकदम घबरा के पीछे मुड़ी तो ये देख के हैरान रह गई कि अब भी वो टकराते टकराते जिससे बची थी वो बिल्कुल उसके करीब आ चुका था और बहुत ही चुपके से, धीरे से, बगैर पाँव की आवाज़ पैदा किए उसके पीछे आ रहा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह वही था। जैसे ही वो मुड़ी और उसको देख के चौंकी तो उसने फौरी तौर पे अपने होंठों पे यूं उंगली रखी, जिस तरह वो कहना चाह रहा है खामोश, आवाज़ मत निकालना। तो वो डर सी गई और थोड़ी सी पीछे हो गई। तो उसने कहा मेरा नाम आसिफ जान है। सिर्फ पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि किसी को मैंने देखा और अपना दिल हार बैठा हूँ। मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मुझे नहीं आता कि लड़की से बात, कभी मैंने सोचा भी नहीं कभी मैं किसी लड़की से बात करूँगा। लेकिन जब से तुम्हें थोड़ी देर पहले से देखा हूँ तो मेरे दिल में कुछ ऐसी बेतरतीबी सी हुई है कि मेरा दिल ऐसे ज़ोर से धड़क रहा है जैसे लगता है कि मैं दिल हार बैठा हूँ। मुझे गलत मत समझना। मैं इसलिए
तुम्हारे पीछे चला आया हूँ, मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि वो शायद इस बात को नहीं जानता था कि कमल भी उसको दिल दे बैठी, इसलिए वो अपनी मोहब्बत का इजहार डरे डरे लफ्ज़ों में कर रहा था कि कहीं कमल को बुरा ना लग जाए, कहीं कमल शोर ना मचा दे, कहीं कमल हेल्प के लिए किसी को आवाज़ ना दे दे और उसको पता है मैं मारा जाऊंगा। तो वो अपनी दिल की कहानी उसको इस तरीके बता रहा था कि मैं तुम्हें दिल दे बैठा हूं। तो कमल ये खड़ी सोच रही थी, शायद जो मैंने इसको घूर के देखा था वो खुद भी उस वक्त मेरे ऊपर इस तरह दीवाना हो गया था कि उसको होश नहीं रहा था, सिर्फ एंड में मुस्कुरा पड़ा था, वरना तो मैं खुद इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूं। कमल जो हमेशा खौफजदा डरी सहमी रही थी, उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर एकदम तेजी से वापसी की तरफ मुड़ी और चल पड़ी। अब उसका दिल कह रहा था रुको, इसको जवाब दो, इससे बात करो, ये तुम क्या कर रही हो? वो दीवाना, वो पगला, वो शहजादा तुम्हारे पीछे खुद से आ गया और तुम उसको जवाब दिए बगैर जा रही हो। लेकिन वो अंदर ही अंदर कांप रही थी कि मेरे बाप, मेरी माँ ने जो मुझे रिवायात सिखाई हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो बहुत गलत हो जाएगा। दिल कह रहा था उसको जवाब दो और दिमाग उसको डरा रहा था वापस जाओ, गलत कर रही है। तो पीछे से आसिफ ने इतना कहा, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं दिल के हाथों मजबूर होकर आपको कह दिया था, आज के बाद मैं आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊँगा। तो ये फ़िक्रा एक ऐसा फ़िक्रा था कि जिसको सुनते ही एकदम से वो तेज़ी से मुड़ी और अपनी जगह पे मुड़ते ही रुक गई और उसको इस तरह देखना शुरू हो गई कि वो एक ऐसी ज़बान जो सिर्फ लफ्ज़ों से अदा नहीं होती, जो खामोश निगाहों से एक दूसरे को समझा देती है, आप बग़ैर कुछ कहे भी दूसरे को मैसेज दे देते हैं, वो होती है आँखों की ज़बान। कि उसकी आंखें उसको कह रही थी मैं भी तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ, मैंने भी जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में मोहब्बत जाग उठी है, लेकिन एक खौफ है, एक शर्म है जिसकी वजह से मैं इजहार नहीं कर पा रही। तो उसने दोबारा से पूछा, उस आँखों की लैंग्वेज को, उस आँखों की ज़बान को समझते हुए, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तो ना चाहते हुए उसकी गर्दन हिल गई। हाँ, ज़बान तो ना बोल सकी लेकिन गर्दन खुद से हिल गई। हाँ, क्योंकि दिमाग डरा रहा था और दिल कह रहा था बोलो, जवाब दो इसको। हाँ। तो उसने उससे कहा, ठीक है, कल इसी जगह पे इतने बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, क्योंकि शादी वाला घर है, मुझे नहीं पता तुम्हें किस वक्त निकल सकती हो, लेकिन मैं यहीं पे ही मुसलसल मौजूद हूँगा, मैं भी इस शादी में इनवाइटेड हूँ। वो पहुँच तो गई वापस, लेकिन वो शादी अब उसके लिए शादी नहीं रही थी। अब वो खो सी गई थी, ख्यालों में गुमसुम सी थी। बस उसके दिमाग में कोई साया छाया हुआ था, कोई उसके दिल में समाया हुआ था, तो वो आसिफ जान था। वो रात सारी सो ना सकी, जो 2-3 घंटे सोने के मिले सबको, वो जागती रही। सुबह उठी तो वही दिन था, वही सूरज था, वही घर था, वही लोग थे, वही चहचहाना था, वही शादी की रौनकें थी, लेकिन कोई उदास भी था और खुश भी था, तो वो कमल थी। आज सब कुछ उसको बदला बदला सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो कोई शहज़ादी है, वो कोई मलका है, उसको उसके ख्वाबों का शहज़ादा मिल गया और दिमाग उसको डरा रहा था कि कमल तुम गलत कर रही हो, ये बहुत खौफनाक है। जैसे कैसे उसने दिन गुजारा, रात भी गुजर गई और वो लम्हा आ गया जब वो बेचैन थी वो निकले और उसके पास पहुंच जाए। और ऐसा ही हुआ। जितना दिमाग उसको डराता रहा, वो दिल के हाथों मजबूर होके उस जगह पे पहुंच गई जहां पे आसिफ जान ने उसको कहा था, और वहां पे रुकी, इर्द गिर्द देखना शुरू हो गई कि दरख्तों के पीछे से छुपा हुआ आसिफ जान उसके सामने आ गया और उसने कहा, मुझे यकीन था, मेरा दिल कह रहा था तुम आओगी, आओ वहाँ बैठते हैं। वो दरख्तों के पीछे छुप के बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। और ये पहला दिन था जब दोनों के दिमागों में खौफ भी था, रिवायात भी थी कि हम मार दिए जाएंगे, लेकिन मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वो बैठे बात कर रहे थे। वो वहाँ पे कितनी देर बैठे, दोनों को बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। और फिर उसको जब एहसास हुआ कि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो कमल उसको बोली, मुझे जाना होगा। तो आसिफ ने कहा, कल मैं दोबारा इंतज़ार करूँगा। तो वो उससे कल का वादा करके
आ गई, लेकिन एक बात उसके दिल में थी कि वो एक ऐसा शख्स था जिसकी बातें करने का अंदाज़, जिसका बोलने का अंदाज़ बताता था कि वो एक अच्छे किरदार का मालिक है। वो उससे फासले पे बैठा रहा, यहाँ तक कि उसने उसके हाथ तक को नहीं छुआ। बस एक इजहार किया कि ज़िंदगी में इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस तरह किसी को दिल दे बैठा हूँ। मैं ऐसा था नहीं, मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ, मुझे माफ़ करना। और वो भी उसको यकीन दिला चुकी थी कि मेरे अंदर हमेशा खौफ रहा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, लेकिन शायद तकदीर का लिखा होके रहता है। बस एक ये पहली ऐसी मोहब्बत थी जो दोनों दिलों में बराबर आग लग चुकी थी और मोहब्बत भड़क उठी थी। वो खौफ जो दोनों के दिमागों में था कि अगर ख़ानदान वालों को पता लग गया तो क्या होगा, वो इसको भूल चुके थे। बस एक था कि वो बैठे एक दूसरे को देखते रहें और वो पाकीज़ा मोहब्बत बग़ैर एक दूसरे को हाथ लगाए बैठ के बातें करते रहते। शादी ख़त्म हुई होने वाली थी तो आसिफ जान ने कहा, कमल ये तो शादी थी, हम यहाँ पे मिल लिया करते थे, क्या हम शादी के बाद भी मिल सकेंगे? तो कमल ने उसको कहा हाँ। और उन दोनों के बीच में तय हुआ कि हम फ़लाँ जगह पे इस तरह मिला करेंगे, जिस दिन मैं नहीं आ सकूँगी तो तुम समझ जाना, लेकिन फ़लाँ तारीख़ को एक दिन फ़िक्स कर लिया कि इस दिन मैं वहाँ पे लाजमी आया करूँगी। अगर ना आ सकी, समझ लेना मेरी मजबूरी है, तो अगले दिन मैं खुद ब खुद आ जाऊँगी। और ऐसा ही हुआ। शादी के बाद भी वो सिलसिला रोज़ाना नहीं, हफ्ते में एक दफ़ा 2 दफ़ा मखसूस दिन वो एक जगह पे मिलते, बैठते, ढेरों सिर्फ बातें करते रहते, एक दूसरे को देखते रहते। अभी तक उन्होंने एक दूसरे को उंगली तक टच नहीं की थी। आसिफ जान बहुत ही ईमानदार, मुखलिस और नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बंदा था। कई दफ़ा ऐसा हो जाता, कमल उस मखसूस रात को ना पहुंच सकती तो खुद ब खुद आसिफ जान चला जाता कि आज कोई मजबूरी हो गई है, तो वो अगली रात वहाँ पे आ जाता और वो दोनों वहाँ पे मिल लेते। और अगर दूसरी रात भी वो वहाँ ना पहुँच सकती तो कमल ने मुझे बताया कि फिर मैं ये करती कि उस हफ्ते हम नहीं मिलेंगे, अगले हफ्ते, मिसाल के तौर पे जुमे का दिन है तो फिर अगले हफ्ते के जुमे मिलेंगे। इसका मतलब अगर मैं 2 रातें नहीं आई तो मैं दूर कहीं हूँ। कमल का एक कज़न जिसका नाम शहरोज़ था, वो कमल को बहुत लाइक करता था और चांसेस ये थे कि उसकी शादी कमल से हो जाएगी, क्योंकि कमल से शादी करने वाले की जो एक लंबी लाइन, एक लंबी कतार थी, उसमें जो सबसे मजबूत कैंडिडेट था, मजबूत जो उम्मीदवार था, वो शहरोज़ था। उसको पता था कि उसका रिश्ता ऐसा है, वो इस तरह की उसकी फर्स्ट कज़न है कि मेरी शादी हो जाएगी। वो इतनी हसीन व जमील थी कि काफ़ी लड़के उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन शहरोज़ सबसे आगे आगे था और उसको यकीन भी था। शहरोज़ ने कई दफ़ा उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कमल उसको ठुकरा देती, मुंह बना लेती और उठ के चली जाती। कभी भी उसने उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी और शहरोज़ इस बात को अच्छी तरीके जानता था कि कमल उसको पसंद नहीं करती। शहरोज़ ने कई दफ़ा कोशिश की कि वो उससे अलग में मिले, उससे बात करे, क्योंकि उसको एहसास दिला चुका था कि मेरी तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, तुम्हारी माँ बाप मेरा रिश्ता नहीं ठुकरा सकते, तो मेरे रिश्ते में ये लगती हो और एक जायज़ तरीका है, कोई गलत नहीं है, मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं अपना हूँ, तो मुझसे बात तक तो करो। वो उससे बात ना करती। उसने कई दफ़ा उससे कहा, मुझे लगता है तुम किसी को प्यार करती हो, किसी और को देखती हो, या क्या है तुम्हारे दिल में जो तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? क्यों तुम इतना मुझसे खफा खफा रहती हो? किस चीज़ की कमी है मेरे अंदर? लेकिन वो खामोश ही रहती, उसको इग्नोर करती। जिस तरह ना चाहते हुए उसके दिल में मोहब्बत जाग उठी थी, इसी तरह किस्मत का लिखा और जो अल्लाह ने लिख रखा होता है वो भी हो के रहना होता है। किसी तरीके शहरोज़ को भनक पड़ गई कि जिसको वो प्यार करता है, जो उससे बात तक नहीं करती, जो उससे दूर दूर रहती है, वो किसी से प्यार करती है। अब वो इस जुस्तजू में था कि किसी तरीके में इसको देख सकूं, पकड़ सकूं, कौन है जिससे ये प्यार करती है, कौन है जिसकी वजह से ये मुझे ठुकरा रही है। अब उसके अंदर गुस्सा और एक जनून और एक आग जलनी शुरू हो गई थी।
काफ़ी कोशिश के बावजूद जब उसके हाथ कोई सुराग ना शहरोज़ के हाथ लग चुका, तो उसने फैसला किया कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी रात को ये मिलती हो। और फिर एक ऐसा ही हुआ। उसका पीछा करते करते एक रात शहरोज़ ने आसिफ जान और कमल को बैठे बातें करते पकड़ ही लिया। वो जैसे ही सामने आया तो कमल ने आसिफ जान से कहा, आसिफ जान भाग जाओ, ये तुम्हें मार देगा। तो आसिफ जान बैठा रहा, कहता नहीं मैं इससे नहीं डरता। तो उसने उसको अपना वास्ता दे के कहा, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, चले जाओ। वो डरने वालों में से नहीं था, बहादुर शख्स था, जान देने वाला बंदा था, लेकिन उस कसम देने पे ऐसा मजबूर हुआ। उसने कहा मैं तुम्हारी कसम को नहीं तोड़ सकता। उसने गुस्से से शहरोज़ की तरफ देखा जो इतना खूंखार हो चुका था कि उसको मार देता। वो वहाँ से चला गया। और ये एक ऐसी रात जो शुरू हुई थी, ये एक भयानक रात थी। वो एक डरी सहमी लड़की कमल, जो हमेशा खौफ जिसके अंदर सवार रहता था, जो खौफ को कुछ अरसे के लिए भूल बैठी थी, अब उसके अंदर भी शदीद खौफ जाग गया कि बहुत बुरा हो गया है। आसिफ जान तो यहाँ से चला गया, लेकिन ये अब मुझे नहीं छोड़ेगा। वो भागती हुई अपने घर पहुंची और इस बात पे हैरान हुई कि शहरोज़ उसके पीछे घर नहीं आया, शायद वो चला गया था। रात सारी कांपते डरते खौफ के आलम में उसने गुजारी कि सुबह क़यामत का दिन है, सुबह क़यामत आएगी। और सुबह दिन के टाइम उसको माँ ने कोसा, डांटा, रोई पिटी, और उसकी माँ ने कहा ये तूने क्या किया। क्योंकि कमल जिस क़यामत का इंतज़ार कर चुकी थी वो आ चुकी थी। शहरोज़ ने अपने गांव का जो एक बड़ा था उसके जाके बताया, जिन्होंने कमल के बाप को बुलाया और 2-3 लोग बैठे और शहरोज़ ने उनके सामने सारा वाक़या रखा। तो उन चारों ने फैसला किया कि आसिफ जान को पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उसने हमारी रस्म को तोड़ने की कोशिश की है, उसने हमारी रिवायात को तोड़ने की कोशिश की है, उसको कोड़े मारे जाएं। उसको जितना ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है उसको मारा जाए। लेकिन शहरोज़ बज़ीद था कि मैं एक गैरतमंद लड़का हूँ, मैं अपना बदला खुद लूँगा, मैं किसी पंचायत के फ़ैसले को नहीं मानूंगा, मैं इसका बदला खुद लूँगा। उन लोगों ने बहुत उसको समझाया कि तुम अगर कमल से शादी करना चाहते हो तो हम तुम्हारी कमल से फ़ौरन शादी कर लेते हैं, लेकिन हम आसिफ को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, तुम हमारा कहना मानो। लेकिन वो अब बज़ीद था। उसने अपने बाप को ये वाली बात सुबह ही सुबह बता दी थी और उसके बाप ने ही उन लोगों को इकट्ठा किया था, कमल के बाप को भी और गांव के उन 2 बाकी जो बड़े थे, पंचायत के जो बड़े थे, उनको इकट्ठा किया था शहरोज़ के बाप ने कि ये क्या बेगैरती हो रही है। तो उन्होंने शहरोज़ को बुला के कहा कि हम तुम्हारी शादी कर देते हैं, तुम अपने आप को ठंडा करो। तो वो बज़ीद था कि नहीं, मैं अपना बदला खुद लूँगा। और माँ ने जब कोसा और उसको ये सारी सूरत हाल बताई तो माँ ने रोते हुए कहा कि जब तक अब पंचायत का अगला फ़ैसला नहीं आता, क्योंकि तेरा अब जल्दी से जो निकाह और रुखसती होनी है, मैं मजबूर हूँ, तेरे बाप का हुक्म यह है बेटी, क्योंकि तूने रिवायतों को तोड़ दिया है, मैं तुझे कैद करने पे मजबूर हूँ। और माँ ने कमल को कमरे के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। वो माँ रोती भी थी और बेटी को कहती थी मैं मजबूर हूँ, तूने खुद अपनी किस्मत को बर्बाद किया है। वो शख्स तुझे अब नौकरानी बना के रखेगा, ग़ुलाम बना के रखेगा, होगा तेरा शोहर होगा, लेकिन तू उसकी नौकरानी होगी, वो तुझे कभी इज्जत नहीं देगा। क्योंकि तूने रिवायत को तोड़ा है, वो दूसरी शादी भी करेगा, लेकिन पहली बीवी तू बनेगी और तू सिर्फ उसकी नौकरानी होगी, दूसरी बीवी अपनी पसंद से लाएगा। ये हमारी रिवायात हैं। वो रोती थी और माँ को कहती थी माँ मैंने खुद से नहीं किया, मेरे बस में नहीं था। उसने सब हाल माँ को दे दिया, लेकिन माँ रो के कहती थी मैं कुछ नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा कि मैं तुझे बस बचा लूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मारी ना जाए, वरना जो हमारी रिवायात हैं कहीं तुझे मार ना दें, इसलिए मैंने तेरे बाप के कहने पर तुझे बंद कर दिया कि तू इस कमरे में बंद रहे, ताकि वो निकाह वाले दिन तुझे बाहर निकालें और तेरी रुखसती कर दें सादगी के साथ।
वो जिस कमरे में बंद थी उसकी एक खिड़की सी थी, पुराने दौर की, लोहे उसके आगे लगे होते थे और वो बाहर से बंद होती थी। वो खिड़की सिर्फ खुली रहती, उससे अंदर उसको रोशनी भी आती, हवा भी आती। और उस खिड़की के बाद सामने एक सहन था और बिल्कुल उसके सामने घर का दरवाज़ा था। वो रोती रहती, चीखती रहती, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। बाप ने एक दफ़ा सिर्फ उसका सामना किया था और उसको नफ़रत भरी निगाहों से इस तरह देखा था कि हट जाओ मेरी निगाहों के सामने, कि इससे पहले कि शहरोज़ की बजाय मैं ना तुम्हें कत्ल कर दूं। बस बेहतर यही है कि तुम समझो मैं तुम्हारे ऊपर तरस खा रहा हूं। इतना सख्त तबीयत वो बंदा था कि मैं तुम्हें शादी करके उसके हाथ भेज रहा हूं, वरना मेरी गैरत ये कहती है मैं तुम्हें खुद कत्ल कर दूंगा। इस निगाहों से बेटी को देख रहा था कि समझो मैंने तुम पे एहसान किया कि तुम अभी तक जिंदा हो। वो कमरे में रोती चीखती रही। भाई भी उसको एक अजीब सी निगाहों से देखता, जैसे वो कहता है मैं मजबूर हूं, मैं भी इन रिवायात का साथ दूंगा, मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। और सिर्फ माँ ही थी जो रोती थी और कमरे की तरफ देखती थी और कहती थी करूं तो क्या करूं बेटी के लिए। आज उसको कैद हुए चौथा दिन था। घर में कोई भी नहीं था, माँ भी बाहर थी, भाई बाहर था, बाप बाहर था। रोते रोते उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। वो हर वक्त याद कर रही थी, तो आसिफ जान को याद कर रही थी। वो खिड़की के सामने बिल्कुल खड़ी ख्यालों में गुम थी कि सामने उसने देखा दरवाज़ा खुला है। और जैसे ही उसकी निगाह सामने पड़ी तो उसकी एकदम से पांव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाला कोई और नहीं, आसिफ जान था। आसिफ जान ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के सीधी उसकी निगाह उस खिड़की की तरफ गई जिसके पीछे कमल कैद थी। तो कमल एकदम से खुशी से झूम उठी कि ये कैसे हो गया। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि आसिफ जान कैसे इतनी जुर्रत कर सकता है मेरे घर के अंदर आ जाए। क्या वो मौत से भी नहीं डरता? इन रिवायात को तोड़ते हैं वो, इतनी तो किसी की जुर्रत नहीं हुई कि कोई किसी के घर में दाखिल हो सके। आसिफ जान मेरे घर में कैसे दाखिल हो गया? उसने दरवाज़ा खोला और आसिफ जान आहिस्ता आहिस्ता, उसकी चलने की स्पीड बहुत ही आहिस्ता थी। ऐसे लगता था जैसे हर कदम वो सोच सोच के रख रहा है, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ सामने बैठी कमल को देख रही थी जो सामने खड़ी हुई थी खिड़की के पीछे। और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जैसे ही उसकी खिड़की के करीब पहुंचा, अब की बार दरवाज़ा जो पहले ही कुछ खुला था और आधा, एक हिस्सा, एक दरवाज़ा उसका पूरा खुला था और एक आधा खुला था, वो जोर के साथ किसी ने खोला। और वो खोलने वाला कोई और नहीं, शहरोज था। शहरोज ने गुस्से से वो दरवाज़ा खोला और उसके बाद तेज़ी से जैसे ही आगे बढ़ा, उसके हाथ में राइफल थी, बंदूक थी जिसमें कारतूस डलता है, वो उसने हाथ में पकड़ी हुई थी और वो कमल को मारने के लिए उस घर में दाखिल हुआ था गुस्से में। दरवाज़ा उसने गुस्से से खोला, बंदूक उसके हाथ में थी और कुछ कदम ही आगे चला कि वो एकदम अपनी जगह पे रुक गया और उसके पीछे भागती हुई उसकी मां थी, जो वो भी आके दरवाजे में कमल ने देखा रुक गई। अब शहरोज वहीं पे खड़ा आसिफ को देख रहा था और आसिफ जो बिल्कुल, आसिफ जान कमल के करीब पहुंच चुका था, वो भी उस दरवाज़ा जो इतनी गुस्से से जिस तरह खोला गया था, उसने मुड़ के आराम से धीमे से बगैर परेशान हुए, उसके चेहरे के तासुरात बताते थे कि उसको कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई खौफ डर नहीं है। उसने वहीं से कमल के पास खड़े होकर मुड़ के देखा शहरोज को और अपनी जगह पे रुक गया। अब एक ऐसा मंजर था जो कमल की आंखें अपनी खुद देख रही थी कि खिड़की के पास उसके आसिफ जान खड़ा है, सामने बंदूक लिए शहरोज खड़ा है और शहरोज के पीछे दरवाजे में मां खड़ी है। लेकिन अचानक एक मंजर बदला कि कमल की आंखों ने देखा वो शहरोज जो गुस्से में दरवाजा खोल के आया था, एकदम से मुड़ा और तेजी के साथ भागता हुआ बाहर चला गया। वो हैरान हुई कि ये क्या हुआ। अभी वो समझ ही ना पाई थी कि उसके करीब खड़ा हुआ जो आसिफ जान था, जो बहुत ही स्लो स्लो चलता हुआ उस तक पहुंचा था,
वो तेज़ी के साथ चलता हुआ, अब उसकी स्पीड चलने की तेज़ थी, चलता हुआ उसके पीछे चला गया और वो आवाज़ें देती रही, आसिफ जान मत जाओ, ये तुम्हें मार डालेगा, आसिफ जान मत जाओ, तुम्हें मेरे कसम। आज पहला दफ़ा उसको महसूस हुआ कि आसिफ जान उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। उसने उसको अपनी और जितनी बड़ी बड़ी कस्में दी, उसने किसी कसम को नहीं सुना, उसके पीछे चला गया। अब वो डर रही थी और खुदा की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ देख के कह रही थी, या मेरे मालिक आसिफ जान को बचा ले, ये इसको मार देगा, या मेरे मालिक आसिफ जान को बचा ले। जैसे ही शहरोज भागता हुआ बाहर निकला, उसकी माँ भी शहरोज के पीछे गई और उन दिनों के पीछे, दोनों के पीछे चलता हुआ आसिफ जान भी चला गया। 100 उसके रोकने पे भी वो नहीं रुका। आज उसने उसको अपनी सिर्फ मोहब्बत की कस्में दी थी। आज उसको वो उस तरह खुदा की, रसूल की, कुरान की कसम नहीं देख सकी थी, आसिफ जान रुक जाओ। वो खुद पागल सी हो चुकी थी। वो सोच रही थी मैं उसको कोई बड़ी कसम ही दे देती, मैंने तो सिर्फ उसको आज अपने प्यार की कसम दी है। वो कैसा हो गया आज कि उसने मेरी प्यार की कसम पे भी नहीं रुका और चला गया। तो वो अपने आप को कोस रही थी, मैं उसको शायद खुदा, रसूल की, कुरान की कसम दे देती, शायद वो रुक जाती। आज उसने मेरी प्यार की कसम पे नहीं रुका और वो डर रही थी, खुदा से मदद मांग रही थी कि कारतूस चलने की उस बंदूक की आवाज़ आई, उस गन से फायर किया गया, क्योंकि वो कारतूस था उसके अंदर, उस गन के अंदर उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, 12 बोर का कारतूस होता है। वो जैसे ही वो गन चलने की आवाज़ आई तो उसी वक्त समझ गई कि आसिफ जान की ज़िंदगी गुल हो गई। आसिफ जान को शहरोज़ ने मार दिया। वो फायर किसी और को नहीं, आसिफ जान को लगा और उसी लम्हे वो गिरी ज़मीन पे, क्योंकि उसके सामने, आंखों के सामने एक चेहरा था जो खून से नहाया हुआ, भरा हुआ था। वो आसिफ जान का था। वो सोच रही थी ये गोली आसिफ जान को लगी और आसिफ जान इस वक्त पड़ा ज़मीन पे तड़प रहा होगा। ये सोचना था कि ज़मीन पे गिरी, बेहोश हो गई। फिर उसको कितने दिन होश ना आया। वो होश में आती थी और फिर बेहोश हो जाती थी, होश में आती थी, बेहोश हो जाती थी। आखिर उसको होश तो आ गया, लेकिन वो नॉर्मल नहीं थी। वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी। वो एक अजीब सी थी और इस कश्मकश में काफ़ी टाइम लग गया उसको नॉर्मल होते होते, यहाँ तक कि 10-15 दिन गुजर गए। और जब वो इस काबिल हुई, क्योंकि कमज़ोर बहुत हो गई थी, वो खाती पीती नहीं थी, वो एक मसनूई जो डॉक्टर उसको इंजेक्शन और ये वो जो लगाते थे, जो ट्रीटमेंट था, उसके ज़रिए उसको ताकत पहुंचा रहे थे। जब वो किसी काबिल हुई और वो इस काबिल हुई कि कुछ पूछ सके, कुछ बात कर सके, कुछ बैठ सके, तो उसको लगा कि वो दुनिया में वापस आई है। उसको उस तरह लगा कि ये 10-15 दिन वो इस दुनिया में नहीं थी, वो मर चुकी थी, वो बेहोश थी, किसी और दुनिया में थी। उसके दिमाग में क्या क्या कुछ चलता था। तो जब उठ के बैठ गई तो देखती थी कि बाप सामने शायद अभी भी नफ़रत की वजह से नहीं आ रहा, सिर्फ कभी कभी भाई है जो उसको देखता है और रोता है। माँ तो मुसलसल रोती है। तो जब वो बोलने के काबिल हुई तो उसने माँ से पूछा, माँ, आसिफ जान को मार दिया शहरोज ने? तो माँ रो पड़ी। उसने कहा, माँ अब मैं वापस आ चुकी हूँ, अब मैं सुन सकती हूँ, माँ मुझे बताओ, मुझे कुछ नहीं होगा। जब बहुत ज़्यादा उसने माँ को मजबूर किया, कायल किया कि माँ उसको बताया, तो उसको माँ ने बताया वो जो उस दिन तुमने गोली की आवाज़ सुनी थी। वो माँ से पूछ रही थी वो फायर आसिफ जान को लगा था? तो माँ ने कहा नहीं, वो फायर आसिफ जान को नहीं, वो शहरोज़ को लगा था। वो उस दिन शहरोज़ मरा था, आसिफ जान नहीं। तो एकदम से वो अलर्ट होगी, क्या कह रही हो माँ? वो शहरोज़ मरा था? आसिफ जान ने शहरोज़ को मार दिया? तो माँ ने रोते हुए बताया, जिस दिन मैंने तुम्हें कैद किया था इस कमरे के अंदर, उसी शाम को आसिफ जान जब नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल रहा था तो शहरोज़ ने उसको गोली मार दी थी। वो मर गया था। हमने तुमसे ये बात छुपाई थी। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था मैं तुम्हें बता सकूं। उसको दफना दिया गया था। और जिस दिन शहरोज़ उसको मारने के बाद फरार हो गया था, भाग गया था, और उस दिन मैं घर के बाहर थी कि मैंने देखा ये दूर से आ रहा है। मैं तेज़ी से इसके पीछे भागी, ये दरवाज़ा खोल के अंदर गया।
लेकिन मेरी आंखों ने जो मंजर देखा कि वो खड़ा कांप रहा है, वो आगे नहीं बढ़ सका, वो तुम्हारी तरफ देखने की बजाय दूसरी साइड पे देख रहा था। मैं खड़ी कांप रही थी, देख रही थी कि अभी तुम्हें गोली मार देगा, अभी मार देगा, लेकिन उसने गोली मारने की बजाय पता नहीं उसको क्या हुआ है, दूसरी तरफ देखता रहा है। और उसके बाद वो तेजी से भागा और मैं भी उसके पीछे भागी हूं कि इसको हुआ क्या, ये अभी मारने आया था और वापस जा रहा है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। मैं कुछ तक उसके पीछे भागी हूं, लेकिन वो इतनी तेजी से भागा कि मैं उसका पीछा नहीं कर सकी, और आगे कहीं जाकर उसने अपने आप को खुद गोली मार ली है। अब वो जो होश में आई बैठी थी, वो इतनी ताकत में आई बैठी थी कि बात कर सके, सुन सके। उसके लिए एक और भी बुरी खबर जो माँ के पास थी, जो माँ उसको बता रही थी, लेकिन उसका दिमाग शाएं शाएं कर रहा था, जो उसको समझ तो आ रही थी लेकिन वो सुन भी रही थी, ऐसे लगता था सुन ही नहीं रही, सुन भी नहीं पा रही। माँ अगली खबर रोते हुए बता रही थी कि शहरोज के गोली लगने के कुछ दिन बाद तुम्हारा बाप और वो गांव के वो 2 बंदे फलां फलां जिन्होंने ये फैसला किया था, वो कार एक्सीडेंट में वो तीनों भी मर चुके हैं। सिर्फ अकेला शहरोज ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि सब इस बात पे हैरान हैं जिन्होंने उन तीनों ने फैसला किया था शहरोज को कोड़े मारने, आसिफ जान को कोड़े मारने का और ब्याह करने का, कि उसको इख्तियार दिया था शहरोज को कि तुम अपनी पसंद की एक और शादी भी कर लेना, इसको सिर्फ नौकरानी बना के रखो। तो वो तीनों कार के अंदर जाते हुए हादसे में इतना खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है कि वो तीनों ही नहीं बच सके। ये खबर जो मां सुना रही थी वो कहीं और खोई हुई थी। कान सुन रहे थे कि बाप भी मर गया, वो 2 भी मर गए, लेकिन वो एक कहीं और खोई हुई थी, क्योंकि उसके लिए खोई हुई थी जो खिड़की के पास आया था आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए और उसके करीब खड़ा हुआ था। और अब उसको समझ आ रही थी कि वो जो दरवाजे से गुस्से में दाखिल हुआ था वो एकदम रुक क्यों गया था। और अब वो भी सोच रही थी, वो मेरी तरफ खड़ा शहरोज नहीं देख रहा था, वाकई शहरोज खड़ा तो इस तरफ देख रहा था आसिफ जान को। वो अब समझ पा रही थी कि वो जो आसिफ जान खड़ा था असल में तो वो मर चुका था, लेकिन वो शहरोज आसिफ जान को खड़ा देख रहा था। वो इसी बात पे वहीं पे रुक गया था, डर गया था कि मैं तो इसको मार चुका हूं 3 दिन पहले, ये कैसे जिंदा यहां पे खड़ा हुआ है। इसलिए वो खौफ के आलम में भागा था वहां से। और जिसको वो अपनी कसम दे के रोकना चाह रही थी और वो नहीं रुका था, तो वो इंसान तो जिंदा था ही नहीं, वो शायद बदला लेने के लिए उसके पीछे गया था। अब वो ये नहीं जानती थी कि उसने खुदकुशी कैसे की या किस तरह आसिफ जान ने उसको मारा। फिर वो एक ऐसी कंडीशन में चली गई कि थी तो वो जिंदा लोगों में, कुछ मुंह में डाल लेते थे तो खा लेती थी, किसी से बात नहीं करती थी। अब सब उसकी हालत देखते थे तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उससे शादी की बात कर सके, क्योंकि वो एक पागल सी थी, दीवानी सी थी, जो बैठी रहती पड़ी रहती थी तो सही, लेकिन एक जिंदा लाश थी। इस कहानी के बाद इस कमरे से भी कुछ आवाज़ आई है। मैं अकेला बैठा कहानी सुना रहा हूँ, रात हो चुकी है बाहर, और कमरे से भी हल्की सी आवाज़ आई है, शायद मेरे साथ कोई बैठा और भी कहानी सुन रहा हो। वो लाश कई अरसा जिंदा रही, अब वो लाश बूढ़ी हो चुकी है। वो जिंदा लाश, वो कमल आज भी जिंदा है, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। और आज उसने मुझे स्टोरी सेंड करते हुए कहा है, मदर सर आपकी कहानियाँ मैं भी अब सुनती हूँ। मैं नहीं, मजबूर इतनी हो गई, कोशिश के बावजूद अपने आप को नहीं रोक सकी कि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं मैं कब मर जाऊं। मैं तो एक ज़िंदा लाश हूं। लेकिन मैं अपने आसिफ जान की आज आपको कहानी अमानतन आपके सुपुर्द करती हूँ। ये अल्फाज थे उनके, आसिफ जान की कहानी अमानतन आपके सुपुर्द करती हूँ कि मेरी इस कहानी को भी सुना दें। आपके पास कितने लोगों ने कहानियाँ भेजी होगी, पता नहीं कब मेरी कहानी आप सुनाते हैं। और वाकई ये कहानी कब की पड़ी हुई थी, मैं इसको सुना नहीं था, और जब मैंने सुना तो मैं हैरान हो गया। मैंने ख्वाहिश थी कि मेरे अंदर कुछ सवाल थे कि मैं उनसे सवाल पूछूं, मैं उनसे बात पूछूं, और मैंने उनको मैसेज भी किए, लेकिन उन्होंने जिस तरह के उसके अंदर मुझे जवाब दिए हैं तो वो मेरे ख्याल में मैं शेयर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, ये शेयर नहीं करने।
मैंने उनसे एक सवाल ये भी पूछा था, उसने कहा ये शेयर कर दीजिए, क्या आसिफ जान आपको दोबारा भी कभी नज़र आया? उसने कहा हाँ। आसिफ जान अब भी बहुत दफ़ा मेरे पास आता है, लेकिन वो बग़ैर कोई बात किए कुछ देर आता है, खड़ा रहता है, मुस्कुराता है और चला जाता है। मैं कहा वो आपका वहम भी तो हो सकता है, वो आसिफ जान ना हो, वो आपका वहम हो। तो उन्होंने हंस के कहा बहुत से राज, इस जिंदा लाश बनने के बाद बहुत से राज मेरे ऊपर खुले हैं सर, जो सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं शेयर नहीं कर सकती। अगर वो मेरा वहम होता तो बहुत दफ़ा आते जाते जब कोई चीज़ गिरा के जाता है या उठा के वापस रखता है तो वो मेरा वहम नहीं होता। मैं कहा क्या मेरे साथ कोई बात शेयर कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा इतना काफ़ी है आपके लिए कि कई दफ़ा जब वो आया है तो कोई चीज़ गिर जाती है तो अपना आप दिखाने के लिए कि मैं आया हूँ, मैं वहम नहीं हूँ, वो उठा के वापस भी रखता है। तो वो मेरी आंखों का धोखा नहीं होता। लेकिन कभी उसने ज़िंदगी में भी ज़िंदा होते हुए मुझे टच नहीं किया था, तो आज भी वो मुझे टच नहीं करता, कोई बात नहीं करता, खड़ा होकर मुझे देखता है, मुस्कुराता है और चला जाता है। आता अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मैं जब कभी बहुत उदास हो जाऊँ, बहुत दिल करता है तो तब भी आ जाता है। शायद मैं अब मर के मैं भी उसके पास चली जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी कहानी सुना दीजिएगा, लेकिन सारे किरदार नाम फर्जी रखिएगा। सो कमल, आसिफ जान, ये नाम जो है फ़र्ज़ी हैं, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है जो उनका राज था। उन्होंने मरने से पहले मुझे भेजा कि मैं इसको कहानी की सूरत में आप लोगों को सुना दूँ। अब आप लोगों के जहन में भी सवाल पैदा होगा कि रूहें तो चली जाती हैं, क्या वो आसिफ जान की रूह है जो इस दुनिया में फिर रही है और उसके पास आती है? तो इसका जवाब ये है, रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, लेकिन इंसान का हमज़ाद इस दुनिया में मौजूद रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमज़ाद होता है वो हू बहू इंसान की ही शक्ल की तरह होता है, आपकी कॉपी होता है, डिटो कॉपी होता है। जिस तरह आप हैं बिल्कुल सेम टू सेम वो वैसा होता है, लेकिन वो इंसान नहीं होता। बहुत से राज हैं, मैं सिर्फ यकीन कामिल ये है, तो रूहें तो आलम बरज़ख में चली जाती हैं, लेकिन हमज़ाद इस दुनिया में भटकते रहते हैं और हमज़ाद ही नज़र आते हैं। कई दफ़ा इंसानों ने, बहुत सारे लोगों ने, जो मुझे और भी कहानियाँ भेजी हुई हैं, आगे सुनाऊँगा, ये कहानी भेजी है कि देखा किसी इंसान को कि वो नीचे बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और जब ऊपर गए कमरे में तो देखा वो वहाँ पे ही थे, तो वो परेशान हो जाते हैं, तो नीचे कौन था? माँ को भी कई लोगों ने देखा कि नीचे माँ बैठी हुई थी, जब ऊपर गए तो देखा माँ तो ऊपर है। तो उन्होंने कहा माँ आप तो नीचे थी। उसने कहा नहीं, मैं तो इतने घंटों से नीचे गई नहीं। उसने कहा 2 मिनट पहले आप नीचे थी। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं गई। तो वो कौन था? वो हमज़ाद होता है, सेम वही, सब कुछ वही। तो आपको लगता है कि वो है, लेकिन असल में वो हमज़ाद होता है। ये स्टोरी थी। कुछ और बातें हैं, उनसे पूछूंगा, मेरे अंदर भी सवाल हैं, अगर वो इजाज़त देंगी। अभी मैंने उनको मैसेज किया, अभी तक रिप्लाई नहीं आया था, और ना मैं शेयर कर देता, तो अगली स्टोरी में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह ये स्टोरीज़ का सिलसिला जारी रहेगा। इस हफ्ते फिर एक ज़बरदस्त लोकेशन है जहाँ पर मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। उम्मीद है इस हफ्ते का जो राज प्रोग्राम है आपको पसंद आएगा। सो आखिर में मैं जिस तरह ढेर सारी दुआएँ कहता होता हूँ, आप सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।